नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा पे, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। तो अभी हमने एक शुरू किया था, अभी सभी स्कूल्स की छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन के कारण सभी स्कूल बंद हैं। तो अभी एक समस्या चली हुई थी बच्चों को कि फिजिकल एजुकेशन की क्लासेज कैसे हों। तो वो सीरीज़ हमारी शुरू हो चुकी थी। तो हमने शुरू के जो 2 वीडियो थे स्टार्टिंग के, वो इंग्लिश में डाले थे। तो वहाँ पे कुछ बच्चों की यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था कि सर हिंदी में भी करवाइए। तो ये हिंदी की सीरीज़ है। अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि इंग्लिश में चाहिए तो बता सकता है, हम लगातार इंग्लिश में एक अलग से सीरीज़ भी चला सकते हैं इसकी। ज़्यादा बच्चों की उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको हिंदी या इंग्लिश के बच्चे कितने फॉलो कर रहे हैं चैनल को, या हमारे साथ कौन से बच्चे ज़्यादा जुड़े हैं या दोनों बराबर जुड़े हैं। लग रहा है कि दोनों को कोई करवाना पड़ेगा, तो हम दोनों सीरीज़ को साथ चलाएंगे, हिंदी और इंग्लिश को। तो अभी हमारा जो चैप्टर है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, खेलों में योजना, हिंदी में है। वैसे कोशिश करें इंग्लिश में करने की, क्योंकि इंग्लिश में आपको कम लिखना पड़ता है और कम लिखने में आप ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाते हो। तो इस चैप्टर में लर्निंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, योजना का अर्थ, इसके उद्देश्य, विभिन्न प्रकार की समितियाँ, उनकी जिम्मेदारियाँ, टूर्नामेंट्स, नॉकआउट पर कौन कौन से प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं, नॉकआउट लीग, आपका राउंड रोबिन है, कॉम्बिनेशन है, फिर फिक्सचर तैयार करने की विधि हो सकती है, नॉकआउट, साइकिलिंग, स्टेयरकेस, इंट्रामुरल, एक्स्ट्रामुरल, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे यहाँ पे। तो खेल कूद में योजना से नॉर्मली आप समझ सकते हो कि खेल कूद योजना व्यक्ति के लिए मतलब लगभग हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है उसके लाइफ में। इसके द्वारा व्यक्ति इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए सही क्रियाकलापों के बारे में सही समय पर सोचना और सही समय पर आयोजन करना होता है। इसका मतलब क्या समझिए, आप कोई भी इच्छित उद्देश्य तय करते हो कि मेरे को जॉब लगना है, तो जॉब से पहले आप किस प्रोसेस से गुजरेंगे। आपने डिसाइड कर लिया जॉब लगना है, उसके बाद आपके क्रियाकलाप, आप किन क्रियाओं के द्वारा जॉब को प्राप्त कर सकते हो। आपने सोचा हमें जॉब चाहिए गवर्नमेंट 12th के तुरंत बाद, तो क्या होगा, आपके दिमाग में अब आइडियाज आएंगे कि मैं जॉब के लिए क्या करूं, अलग अलग तरीके ढूंढेंगे, अलग अलग लोगों से सलाह लेंगे। तो इससे क्या होगा, क्रियाकलापों के बारे में पता लगता है और सही समय पर सोचने लगते हैं। मतलब आपने सोच लिया 12th के बाद जॉब लगना, अभी आप 12th में हो, तो अब समय है कि इसके बारे में सोचें और वो एक्शन लें जिससे हम वहां तक पहुंच पाए और सही समय पर उनका आयोजन। और फॉर एग्जांपल आपको 12th के बाद जॉब लगना है, एयरफोर्स नेवी में आप जा सकते हो, आर्मी में आप जा सकते हो, तो आपको पता लग गया कि अभी से हम तैयारी शुरू करेंगे और ये स्टेप अपनाएं, भाई फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें। योजना में यह पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि कौन से क्रियाकलाप को किस समय पर कैसे और किसके द्वारा किया जाना है। प्लानिंग जो होती है उसमें यही तय किया जाता है कि आपको कौन सी एक्टिविटी किस समय करनी है, कैसे करनी है और किसके द्वारा करनी है। आप तय करेंगे, जैसे पहले आर्मी ओपन जो भर्ती होती है आर्मी की, वहाँ पे फिजिकल की तैयारी होती है, आपको पता लगा कि तैयारी करनी है, किस समय करनी है, इवनिंग में जा रहे हो ट्रेनिंग पे, मॉर्निंग में जा रहे हो, कैसे करेंगे, कहाँ पे इसके लिए कोचिंग लेंगे, किसके द्वारा होगी, आपको खुद को करना तो आप ही करेंगे। ठीक, अर्थात योजना वह क्रिया जिसके द्वारा इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में सोचना और उनका आयोजन करना होता है। तो ये आपकी प्लानिंग है जो आपको टारगेट अचीव करना है। तो उसके लिए जो एक्शन आपको लेने हैं और किस समय लेने हैं, वो चीज़ें सारी योजना के अंदर आएंगी। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस मैं आपको बता देता हूँ, कुछ सम डेफिनेशन। योजना उद्देश्यों को निर्धारित करके फिर उन्हें कैसे हासिल करना है, इसका निर्णय लेना है। प्लानिंग यही है कि आपको निर्धारित करना है कि उन्हें कैसे प्राप्त करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, क्या करना है, ये सारी चीज़ें, इसी का निर्णय लेना ही प्लानिंग है। फिर योजना एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु युक्ति धारण, किसी समस्या को सुलझाने और कार्य को आसान बनाने में सहायक है। किसी वांछित उद्देश्य जो हम चाहते हैं, वॉलेंटरी टारगेट जो हमारा है, इच्छित टारगेट, उसको प्राप्त करने के लिए युक्ति निर्धारण, जो हम टैक्टिस अपनाएंगे। किसी समस्या को सुलझाने, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ, सारे स्कूल जितने भी थे उनके सामने समस्या हुई कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो उन्होंने समस्या को सुलझाने के लिए जो टेक्निक अपनाई उनके दिमाग में, ऑनलाइन टीचिंग या स्कूल के ग्रुप बनवाओ, उनमें PDF भेजो, वो सारी चीज़ें कार्य को आसान बनाने में सहायकों में पहले ही पता चल गया कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, क्या करना है, वो सारी चीज़ें, उससे काम ईजी हो जाता है। एट ए टाइम हमें डिसीजन नहीं लेना पड़ता। इसके अलावा देख सकते हैं खेलों योजना, खेलों में नेतृत्व, मूल्यांकन एवं संगठनात्मक ढांचे के लिए आवश्यक होती है।
ये सारी चीज़ें, यह किसी भी खेल की ठोस योजना बनाकर उसे हासिल करना होता है। तो ये डेफिनेशन है, एग्ज़ाम के लिए आप एक डेफिनेशन ज़रूर याद कर लें। इसके बाद है आपका जो है योजना के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नॉर्मली मोटा मोटा बता देता हूँ आपको, मिशन, एक हमारे पास मिशन हो जाता है योजना बनाने के बाद कि हमें वो हासिल करना है, एक टारगेट हो गया आपके पास। फिर है विजन। खेलों में योजना एक दीर्घ अवधि की योजना होती है और तथा भविष्य के बारे में फोकस करती है, इसलिए योजना के बारे में सोच प्रभावी और प्रेरणादायक होनी चाहिए। इससे क्या होगा, हमारा एक विजन बनता है, लंबा टारगेट बन जाता है। उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो जो स्टेप अपनाते हैं, पूरी एक प्रोसेस हो जाती है फिक्स, उसके ऊपर हम काम करते जाते हैं। वो हमारे लिए प्रभावी और प्रेरणादायक बन जाती है कि अब ये करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। फिर है सुविधाओं की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ फैसिलिटीज़। जो हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन हम करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया कि किस चीज़ की क्या वैल्यू है। अब फ्यूचर में भी अगर हम इस प्रकार की कोई प्रतियोगिता करवाते हैं, कोई आयोजन करते हैं, तो इन चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ेगी, तो इन चीज़ों को संभाल कर रखें। फिर है फैसिलिटीज़ टू मीट द डिमांड, सुविधाएं मांग की पूर्ति के अनुसार हों। फिर हमें पता चल गया, हमने डिसाइड कर लिया, जैसे आपने आर्मी की भर्ती देखनी है 12th के तुरंत बाद, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपको पता चल गया रनिंग करनी, आपको पता चल गया हमें जूते चाहिए भागने के लिए, तो आप जूतों को खरीद सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आयोजन की मांग के अनुसार हम उस स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। फिर है मूल्य, वैल्यूज। इससे क्या होगा, समाज की संस्कृति और मूल्यों की रक्षा के लिए खेलों में योजना मूल्य उपयोगी होनी चाहिए। वैल्यूज, जो समाज की वैल्यूज होते हैं, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, पूरी प्लानिंग होती है, टीम आपस में बैठती है, पूरा प्लान करती है, एक दूसरे को सुनते हैं हम, ठीक है। इसके बाद गुणवत्ता में वृद्धि होती है, इन्हांसिंग द क्वालिटी, हमारी जो काम करने की जो क्वालिटी उसमें वृद्धि होती है, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप काम करते चलते हैं, परफेक्शन के साथ काम करते हैं। इसके बाद है टीम भावना। जब आप प्री प्लानिंग के साथ काम करते हो, पूरी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करके, तो वहाँ पे टीम वर्क की भावना वहाँ पे पैदा होती है, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन अच्छा बनता है। फिर है ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। आपने प्लान किया, आप लीडर हो उस टीम के, तो आपको पता चल गया किस व्यक्ति की ड्यूटी कहाँ पे है, तो आपका पूरा कंट्रोल रहता है। ये नहीं कि आपको पता ही नहीं क्रिकेट मैच चल रहा, बॉल किसके पास, आप चिल्ला रहे हो, मैच में बॉल नहीं बॉल चाहिए तो आप चिल्ला रहे हो, आपको पता चलेगा कौन कहाँ पे काम कर रहा है, किसकी क्या ड्यूटी है। अगर कहीं पे कोई डिसबैलेंस होता है, आपको पता चलेगा फला जगह फला व्यक्ति की ड्यूटी थी, उससे आप सवाल जवाब भी कर सकते हो। नेक्स्ट है वातावरण के प्रति जागरूकता। योजना के अंतर्गत काम करे सभी सदस्यों को संगठन के वातावरण के प्रति जागरूक होना चाहिए, उनमें सभी सदस्यों के बीच जागरूकता, एक दूसरे के प्रति जागरूक रहते हैं। इससे क्या होगा, अवेयरनेस आएगी, हमें पता चल जाता है किस व्यक्ति का व्यवहार कैसा और कौन कहाँ पे क्या काम कर रहा है, तो ये आपके वातावरण के प्रति जागरूकता होगी। इसके बाद जो था, हमने इंग्लिश में भी किया था, वेरियस कमेटीज़ एंड दियर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस दौरान जो है बहुत तरह की कमेटियाँ बनती हैं, कोई भी आप इवेंट करवाते हैं, प्रतियोगिता करवाते हैं, तो अलग अलग प्रकार की कमेटियाँ बनती हैं, वो डिसाइड करती हैं, उनको जिम्मेवारियां दी जाती हैं कि आपको ये काम करना है। तो हम उन कमेटीज़ के बारे में देखेंगे। पहले एक चैन सिस्टम देख लेते हैं। कोई भी प्रतियोगिता होती है ना, उसमें एक चैन सिस्टम होती है। सबसे पहले स्पोर्ट्स डायरेक्टर होता है, उसके बाद कार्यकारी समिति होती है जो उसको हैंडल करती है, ऊपर से कार्यक्रम को देखती है। फिर आयोजन समितियाँ होती हैं इसके नीचे। ये जो आपकी हो गई आयोजन समितियाँ हैं, जैसे यहाँ पे प्रचार समिति, आमंत्रण समिति, आवास समिति, स्वागत समिति, वित्त समिति, यातायात समिति, यहाँ पे नीचे ऑफिशियल समिति, प्रोटेस्ट समिति, पारितोषक समिति, रिफ्रेशमेंट समिति, चिकित्सा समिति, समारोह समिति। तो यहाँ पे नाम से पता चल जाएगा। जैसे प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट करनी है, भाई आपने कोई गेम करवाया, उसके लिए कौन बच्चा कहाँ पे जाके पोस्टर लगाएगा, कौन बच्चा न्यूज़ में ये खबर देगा कि फला इवेंट में फला टीम जीत गई, ये सारा जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, प्रचार समिति का होता है। फिर है आमंत्रण समिति, आप नामों से ही समझने की कोशिश कीजिए, जो आमंत्रित करती है। आपने आपके स्कूल में इवेंट करवाया, तो वहाँ पे अलग अलग वेरियस स्कूल्स को जो लेटर भेजे जाते हैं इनविटेशन कि हमारे स्कूल में कबड्डी के मैच हैं, आप आके पार्टिसिपेट करें। इसके बाद आवास समिति, जो खिलाड़ी बाहर से आते हैं उनके लिए जो रहन सहन की व्यवस्था करती है, वो लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी होती है, आवास समिति। इसके बाद है स्वागत समिति, जो आपका स्वागत करेगी। अगर आप कहीं पे खेलने जाते हो
तो आपका वेलकम करने के लिए जो समिति होती है वो। इसके बाद वित्त पता आपको बजट का सारा खेल होता है, विदाउट बजट के कोई भी इवेंट नहीं हो सकता। जो खेल के दौरान जो भी खर्चे होंगे उन सब को ये वित्त समिति हैंडल करेगी। फिर है यातायात समिति। यातायात समिति मतलब टीम कोई रेलवे स्टेशन पे उतर गई, दूर उतर गई आपके खेल प्रोग्राम जहाँ पे, उसको लेके आना, छोड़ के आना वापस। इसके बाद ऑफिशियल जो गेम के दौरान रेफरी होते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे ऑफिशियल समिति के अंदर। फिर है प्रोटेस्ट समिति। प्रोटेस्ट, आपको किसी ऑफिशियल के निर्णय के प्रति नाराज़गी है तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हो उसके खिलाफ कि हमें इस निर्णय से सहमत नहीं है, इसको गलत ठहराया जाए, या अपील कर सकते हो कि इसको ठीक किया जाए। फिर है पारितोषिक समिति। पारितोषिक का मतलब है जो इनाम वितरण समारोह होता है, आपके मेडल सेरेमनी होती है या सेरेमनी जितनी भी होती है, किसको क्या पारितोषिक देना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। फिर रिफ्रेशमेंट समिति। ऑफिशियल को जो बीच में देखते हो ना आप, कई बार चाय लेके जाते हैं या बिस्किट उपलब्ध, कोई भी प्रोग्राम आप देखोगे, कई बार आपके स्कूल में एनुअल डे है तो वहाँ पे बच्चे बिस्किट्स रखते हैं या बर्फ़ी वगैरह कुछ खाने के लिए रखते रहते हैं टाइम टू टाइम, वो पारितोषिक। फिर रिफ्रेशमेंट। फिर चिकित्सा समिति, फर्स्ट एड कमेटी। खेल के दौरान चोट लग जाए तो तुरंत हेल्प की जाए, फर्स्ट एड उनको मदद दी जाए, वो इसके अंदर आएगी। फिर समारोह समिति, जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, वो ये समिति डिसाइड करती कि कौन कब किसके द्वारा क्या होगा। तो ये सारे मैंने आपको बता दिए, नीचे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हो। तो ये था। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब नेक्स्ट वीडियो तो उसके अंडर हम एक लिंक दे दें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सको। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा टूर्नामेंट के टाइप पे होगा, किस किस प्रकार के टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, नॉकआउट हो सकता है, लीग हो सकता है, राउंड रॉबिन या कॉम्बिनेशन, जो भी होंगे नेक्स्ट में टॉपिक करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक में कन्फ्यूजन है हल्का सा भी तो नीचे कमेंट करें, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे विद बेटर एग्जांपल। तो ये हमारी हिंदी की जो एक सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और लगातार हमारे साथ बने रह सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेटेड वीडियो आती रहेंगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए भी आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है क्लास आपको हेल्पफुल लग रही है तो आप अदर स्टूडेंट के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें। थैंक यू।